हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्टडी लूप। ये वीडियो हमारी सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम उसी को थोड़ा और ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। सो ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, ये शुरू हुआ था 1921 जनवरी में। अलग अलग ग्रुप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और हर ग्रुप की इस मूवमेंट से अलग ही उम्मीदें थी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई कि उम्मीदों के साथ साथ हर ग्रुप ने स्वराज का मतलब भी अपने हिसाब से ही अलग बना लिया था। स्वराज जिसका एक सीधा साधा मतलब आज़ादी था, उसका हर ग्रुप अपने हिसाब से अलग मीनिंग बना रहा था। किसी के लिए वो आज़ादी था और किसी के लिए वो टैक्स ना पे करना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट की टाउन्स के अंदर रफ्तार कैसी रही थी। टाउन्स के अंदर जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हमें मिला था, वो मिला था मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस को छोड़ना शुरू कर दिया था। टीचर्स ने भी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। लॉयर्स एटसेट्रा ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस या अपनी नौकरियों को छोड़ना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ा जो हमने स्टेप देखने को मिला वो ये था कि काउंसिल इलेक्शंस को भी ऑलमोस्ट हर प्रोविंस के अंदर बॉयकॉट कर दिया गया था, जिसके पीछे एक टाइम पर कांग्रेस में बहुत बहस हुई थी। एक एक्सेप्शन सिर्फ इसमें था मद्रास प्रोविंस का, जहाँ पे जस्टिस पार्टी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट करने से मना कर दिया था। ये पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उन्होंने इस इलेक्शन को सरासर बॉयकॉट करने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि ये एकमात्र रास्ता है सिर्फ और सिर्फ पावर गेन करने का और अपने सोशल स्टेटस को एनहांस करने का, तो उन्होंने इसे बॉयकॉट नहीं करा था। ये तो रही बात पॉलिटिकल स्फेयर की। इकोनॉमिक फ्रंट पे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स थे। क्यों? क्योंकि फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन गुड्स को पूरी तरह से लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। लिक्विड शॉप्स जो सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेट करती थी उनके लिए, उनको पिकेट करना शुरू कर दिया था। और इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लोथ्स का, वो अब आधा हो चुका था। जो कभी 1921 के अंदर 102 करोड़ हुआ करता था, 1922 तक वो सिर्फ 57 करोड़ का बचा था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स कंपटीशन से बाहर थे, तो इनका प्रोडक्शन और डिमांड दोनों ही बढ़ चुका था। कुल मिला के जो पूरा मूवमेंट था अच्छे खासे पेस पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जल्द इसने अपनी रफ्तार छोड़नी शुरू कर दी थी। क्योंकि मूवमेंट जो था अब धीरे धीरे सिटीज़ के अंदर धीमा पड़ता जा रहा था। उसके रीजंस क्या थे कि सबसे पहली बात, जो खादी कपड़े यूज़ करने थे लोगों को बोला गया था फॉरेन क्लोथ्स की बजाय, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। दूसरा रीज़न कि जो लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए थे ब्रिटिशर्स के, उनका कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स जो थे, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिए, तो उनको वापस ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि और कोई काम था नहीं उनके पास, कोई और नौकरी थी नहीं करने को। ये तो रही बात सिटीज़ की। कंट्री साइड के अंदर जो पूरा मूवमेंट था, उसका एक अलग ही रूप देखने को मिला था बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं अवध की। अवध के अंदर ये जो पूरा मूवमेंट था, उसको लीड करने वाले थे बाबा रामचंद्र। अब ये बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थी जो एक एज अ इंडेंचर्ड लेबर काम कर चुके थे फिजी के अंदर भी। तो बाबा रामचंद्र जो थे, वो तलुकदार और जो बेगर सिस्टम था उसके अगेंस्ट थे। बेगर सिस्टम क्या होता है कि आपको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था उन लोगों से, लेकिन उसके बदले कोई पेमेंट नहीं देते थे उन्हें। इनकी डिमांड्स ये थी कि सबसे पहले तो बेगर को अबॉलिश किया जाए, हमारे रिवेन्यूज़ को कम किया जाए और साथ ही साथ सोशली बॉयकॉट कर दिया जाए हर लैंडलॉर्ड को। तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया, जो आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए नाई धोबी बंद। अब ये नाई धोबी बंद क्या थे कि जितने भी बार्बर्स या वॉशरमैन थे, उन लोगों ने सर्विसेज देने से मना कर दिया था। ये पंचायत जो थी विलेज की, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किए थे, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ये जो बेसिक सी ज़रूरत है हमारी बार्बर्स के, वॉशरमैन की, इनको भी अवेल ना कर पाएँ। जो कि एक बहुत ही अनोखा अपने आप में तरीका था अपने गुस्से को दिखाने का। जून 1920 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अवध आए। उन्होंने टूर किया पूरे अवध का और साथ ही उन्होंने किसानों के गुस्से को देखते हुए औध किसान सभा जो थी ऑर्गेनाइज करी थी। और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस, 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो थे, ये लोग इस्टेब्लिश कर चुके थे। इसका सिंपल सा मोटिव ये था कि जो किसान हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन में, तादाद में हैं, इनको अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ सकें कैसे भी करके, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कांग्रेस का। लेकिन किसानों के जो एक्शंस थे, वो कांग्रेस के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही विपरीत चले जा चुके थे अब। वो कैसे हुआ
कि जब धीरे-धीरे ये मूवमेंट स्प्रेड होना शुरू हो गया था, 1921 के टाइम पीरियड की बात है ये। मूवमेंट धीरे-धीरे जैसे ही स्प्रेड हो रहा था, अब तलुकदार्स और जो मर्चेंट्स थे, उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए थे पीजेंट्स द्वारा, बहुत ज़्यादा। ये क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके थे पीजेंट्स का। इनको लूटा जा रहा था। लोकल लीडर्स जो थे, वो किसानों को बोल रहे थे कि गांधी जी ने बोला है कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। सो मतलब गांधी जी के नाम पे ये अपने एजेंडास को फुलफिल करवा रहे थे। इस मूवमेंट का और भी वॉयलेंट रूप हमें देखने को मिला गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे गुरिल्ला एक मूवमेंट जो था शुरू हो चुका था, गुरिल्ला वॉरफेयर का। यहाँ पे क्या था कि एक एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो थी ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोकती थी। अब ट्राइबल लोग हैं, उनका तो हमेशा पूरा जीवन ही फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उनको उन्हीं फॉरेस्ट में अपने पशु चराने से या फ्यूल वुड कलेक्ट करने से रोका जाता था, जो कि ना सिर्फ उनकी ज़रूरतों के, उनके ट्रेडिशंस के भी खिलाफ था। तो इस कारण से उन लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। इसी बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सज्जन हमारे सामने आए जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। जो ये राजू थे, वो क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं और लोग बिलीव भी करते थे, काफ़ी पूजा भी जाता था इन्हें। और ये कहते थे कि बुलेट्स तक इन्हें इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। राजू जो थे, वैसे तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन ये सपोर्ट करते थे वायलेंस को। ये कहते थे बिना वायलेंस के हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। राजू की इन्हीं बातों से इंस्पायर होके गोदम हिल्स के लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच कई पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो मारे गए थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस राजू को जो था अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। राजू आज के टाइम पे भी आंध्र प्रदेश के एरिया में एज अ फोक हीरो माने जाते हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए बात करेंगे प्लांटेशंस की, असम की। तो वहाँ पे जो स्वराज था अलग ही रूप में चल रहा था। प्लांटेशंस जो थी असम की, वहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान बिना गवर्नमेंट की परमिशन के प्लांटेशंस को छोड़ के जा नहीं सकता था। और जो ये जो परमिशंस थी, ये रेयरली ही मिलती थी, मतलब ना के बराबर ही समझिए। तो अब जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ, लोगों ने प्लांटेशंस को छोड़ना शुरू कर दिया इस भरोसे से कि गांधी राज आने वाला है और हर किसी को अपने ही गांव में अपना अलग ज़मीन मिलेगी। लेकिन ये लोग कभी अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। बीच में ही कुछ कारणवश इन लोगों को रोक लिया गया और फाइनली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था और इनका मूवमेंट भी वहीं पे क्रश कर दिया गया। कंट्री साइड का एक और वायलेंट इंसिडेंट हमें देखने को मिला था 1922 में, चौरी चौरा में, गोरखपुर ज़िले के। वहाँ पे क्या हुआ था कि पीसफुली पब्लिक जो थी एक बार बाज़ार में प्रोटेस्ट कर रही थी, वही प्रोसेशन या डेमोन्स्ट्रेशन एकदम से वायलेंट रूप में बदल गया और पुलिस के साथ काफ़ी झड़प हो गई लोगों की, जिसके अंदर काफ़ी पुलिस वाले मारे गए। और वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने फाइनली इस पूरे मूवमेंट को ही कॉल ऑफ कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तब तक रिवाइज करते रहें।